नमस्कार। ये जो नववर्ष है इसकी आप सभी को शुभकामनाएं। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जो नववर्ष है ये अब चूंकि लोकप्रिय है, पूरी दुनिया मनाती है और पूरी दुनिया में जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज का बोलबाला है, हेजमनी है, तो उस हिसाब से हमें ये नहीं परहेज करना है कि हम इस नववर्ष से दूर हैं, क्योंकि इसी नववर्ष में काम करने पड़ रहे हैं। इंटरनेशनल सारे के सारे काम इसी से ग्लोबल विलेज की तरह से आज हो रहे हैं, क्योंकि रशियन लैंग्वेज हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे पोर्तुगीज हो, चाहे हमारी हिंदी या संस्कृत हो, ये लैंग्वेजेज अपने अपने इलाकों तक, अपने अपने रीजन्स तक महदूद हैं, सीमित हैं। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर का कमाल ये है कि चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश कल्चर पूरी दुनिया में छाई हुई है और पूरी दुनिया को एक तरह से डोमिनेट करती है, तो इस हिसाब से यदि हम देखें, हालांकि परसेंटेज के हिसाब से यदि हम देखें तो अंग्रेजी बोलने वालों की जो स्थिति है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, माइनॉरिटी में मान के चलिए आप, क्योंकि 150 करोड़ के आसपास चाइनीज पॉपुलेशन है, 140 करोड़ के आसपास भारतीय हैं, और फिर रशियंस हैं, फिर फ्रेंच हैं, पोर्तुगीज हैं, अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। लेकिन बहरहाल हम उस बहस में नहीं पड़ेंगे कि ये क्या है, क्यों है। ठीक है, नववर्ष है और आप सबको बहुत बहुत बधाई। नववर्ष में आप सबको बहुत सारी सफलताएं मिलें, और हम नववर्ष के बाद अभी वार्तिक टीवी पर आपसे मुखातिब हैं, मिल रहे हैं, इसलिए आप सबको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की। और नववर्ष जो भारतीय परंपरा के हिसाब से आएगा वो आएगा हमारे नवरात्रि में, और चैत्र नवरात्रि जिसको कहते हैं। चैत्र का मतलब हम कहते हैं चैता होना, और चैत्र में सब चीज़ें चैत्र हो जाती हैं, और उस वक्त बसंत के बाद नया एक सीजन शुरू होता है, नई कोंपलें आती हैं, नए फूल, नए पत्ते, नई वनस्पति, पक्षी, जीव जंतु चहचहाते हैं, सब प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, सबके चेहरे खिले हुए रहते हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता है। और स्प्रिंग्स जो हैं वो पूरी दुनिया में स्प्रिंग्स ही होती हैं, और स्प्रिंग्स को बहुत अच्छा सीजन माना जाता है। न सर्दी, न गर्मी, ना ही बरसात, तो इस तरह का एक माहौल उस वक्त नववर्ष मनाया जाता है। लेकिन अब चूंकि ये बोलबाला है इस कल्चर का, तो ऐसे में ये जो नववर्ष लोगों ने मनाया है उसके साथ भी हम हैं। और हमारा जो चैत्र का नववर्ष है, जो कि पूरी दुनिया में फाइनेंशियल उस तरीके से मनाया जाता है, मार्च का, अप्रैल का जो महीना है। पहले के ज़माने में चैत्र की प्रतिपदा को ही सारे बही खाते चेंज होते थे। अब हमारे यहाँ भी एक कल्चर हो गया कि हम दिवाली को कर लेते हैं, तो वो भी एक बात है। तो महाजनी हिसाब से दिवाली को बही खाते चेंज होते रहे हैं। कुछ जगहों पर चैत्र नवरात्रि का जो प्रथम दिन है वही चैत्र प्रतिपदा का जो दिन है वही होता है। तो ये तो रहा नववर्ष का एक उल्लेख। अब बात कर लेते हैं पड़ोस की, क्योंकि देखिए पड़ोस भी खास तौर पर दुश्मन जब हो जाए आपका, तो कहा जाता है कि दुश्मन के ऊपर पूरी निगरानी रखनी चाहिए। दोस्त तो आपका है ही है, इसलिए कहा जाता है कि दुश्मनी जो है वो बहुत सोच समझ के पालनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन आपके दिमाग में हमेशा रहता है। दोस्त तो जब मिलता है, और दोस्त की तरफ से आपको ये भी नहीं रहता है कि खतरा है, ये कर देगा, वो कर देगा। तो दुश्मन दोनों तरफ, हमारे पूर्वी तरफ और पश्चिमी तरफ में पाकिस्तान की क्या हाल चाल चल रहे हैं, और पूर्वी तरफ चाइना के क्या हाल है, नववर्ष के ऊपर खासतौर पर इसकी बातचीत करेंगे। नववर्ष के ऊपर चाइना ने आखिर किसको धमकी दी है ताइवान के हवाले से, आज हम ये बात करेंगे। 31 की जो शाम थी, उस दिन चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक मैसेज दिया, जो कि हर साल वो देते हैं नववर्ष के पूर्व संध्या के ऊपर। तो इस बार भी 2024 का जो जाता हुआ साल था, उसको विदाई देते हुए शी जिनपिंग ने ताइवान के ऊपर अपनी वापस वही बात जो 2023 के 31 दिसंबर को उन्होंने कही थी, वो की वो बात। और इस बार थोड़ा सा अग्रेशन ज़्यादा दिखा शी जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज में और भाषा में। उन्होंने कहा कि ताइवान को हम मिलाकर रहेंगे, ताइवान को हम लेकर रहेंगे, और इसमें जिसने भी अड़ंगा डाला हम उसका विरोध करेंगे, जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। ताइवान के हवाले से शी जिनपिंग किसको हड़काना चाहते हैं, किसको धमकाना चाहते हैं, ये बात सोचने लायक बात है। क्योंकि अब इसी महीने डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं राष्ट्रपति की। तो ऐसे में चाइनीज प्रेसिडेंट जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही चेता देना चाहते हैं कि हमारा इस पर क्या स्टैंड है। ये बात सब जानते हैं कि जो बाइडेन की जो पार्टी है, डेमोक्रेट्स जो हैं वो चाइना के प्रो हैं, रिपब्लिकन्स जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है
वो रशिया के प्रो है, इंडिया प्रो है। तो यहां ये भी देखने वाली बात है कि चूंकि डेमोक्रेट्स की और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो पॉलिसीज हैं, जो एजेंडा है, वो लगभग मिलता जुलता सा है। उसमें हमारी कांग्रेस जो है भारत की, वो भी उसी तर्ज पर रहती है। तो ये एक तगड्डा है। लेकिन भारत का जहां तक सवाल है, भारत से चाइना की जो दुश्मनी है आप हम सब जानते हैं। लेकिन ताइवान को लेकर भारत का कोई विशेष स्टैंड नहीं है। ताइवान से व्यापारिक समझौते, हमारा आना जाना वो उस तरह का है, क्योंकि माइक्रोचिप्स जो हैं वो 68% के आसपास ताइवान प्रोड्यूस करता है। दुनिया का सबसे बड़ा चिप्स प्रोड्यूसिंग कंट्री है। और चाइना के साथ प्रॉब्लम यह है कि चाइना उसको अपना अटूट अंग मानता आया है और रशिया उसमें चाइना की पॉलिसी के साथ है। वन चाइना पॉलिसी रशिया सपोर्ट करता है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये कि जहां जहां चाइना अपना हक बताता है, वो पौराणिक उस नक्शों से उन स्थानों को लेकर वन चाइना पॉलिसी बनाई थी। और वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये कि जहां जहां चाइना ने उंगली रख दी वो वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा हो गया है। इसमें भारत के भी, हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके हैं जिनको चाइना अपना बताता आया है, अपना दावा करता आया है। तो ये भी एक बड़ी बात है जिसमें वन चाइना पॉलिसी में अमेरिका भी चाइना के साथ रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस स्थिति में अमेरिका चाइना के साथ जो फुल छूट दी उनको, एक तरह से पूरी छूट, खुली छूट जिसको कहते हैं आप लोग, हम लोग, तो वो छूट देने की वजह से वन चाइना पॉलिसी में ताइवान का जो मसला है ये अटका पड़ा हुआ है और ताइवान के सामने बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी हाल ही में आप हम सब ने देखा है कि चाइना ने किस तरह से विस्तारवादी नीति को और अग्रेसिव करते हुए ताइवान को घेरा और ताइवान के आसपास में मिलिट्री एक्सरसाइज की। ये बात भी आप हम सब जानते हैं कि चाइना की जो नेवल ब्रिगेड है, नेवल जो ताकत है, नेवी है, वो सबसे बड़ी नेवी है चाइना के पास में दुनिया की। और ये जो साउथ चाइना सी और चाइना सी है, इसमें चाइना की जो नेवी है जिस प्रभुता के साथ, जिस ताकत के साथ में बैठी रहती है, वो भी ताइवान के लिए बड़ा टेंशन का सब्जेक्ट है। हालांकि ताइवान में जो राष्ट्रवादी पार्टी है उसी की सरकार आई है, इसलिए वो ताइवान के हितों की ज़्यादा बात करते हैं। असल में 1949 में इसका जो ऐतिहासिक परिदृश्य है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वो यह है कि 1949 में जब चाइना के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हुआ, उससे पहले वहाँ राष्ट्रवादी पार्टी का शासन रहा। तो राष्ट्रवादी पार्टी के जो लोग थे वो कम्युनिस्ट पार्टी से हार गए, एक तरह से माओ त्से-तुंग से हार गए, और माओ त्से-तुंग ने इन लोगों को वहां से निर्वासित करने पर मजबूर कर दिया और ये लोग ताइवान में आके बैठ गए। तब से लगाकर राष्ट्रवादी पार्टी ही ज़्यादातर सत्ता में रही है और ताइवान जो है वो इन्हीं राष्ट्रवादियों के उसमें संरक्षण में है, इसीलिए अभी तक बचा हुआ है, अपना अस्तित्व बचाया हुआ है, अपनी सॉवरेनिटी कायम किए हुए है। तो ये मसला शी जिनपिंग के लिए गले की फांस इसलिए बन गया है क्योंकि शी जिनपिंग जैसे जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, वहाँ की सरकार के नेता हैं, वो हमेशा से ये कहते आए हैं कि ताइवान को वो लेकर रहेंगे। तो अब चाइना के जनमानस में भी ये बात गहरे तक बैठ गई है कि जब तक ताइवान हमारा नहीं होगा तब तक चाइना अधूरा है। तो ये भी एक ओवर प्रोमिसिंग जो हो जाता है कई बार सरकारों के लिए, जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स होती हैं वो ओवर प्रोमिस कर जाती हैं, जिसकी वजह से बाद तक फिर ये बातें उनको करनी पड़ती हैं। जबकि आप हम सब जानते हैं कि मॉडर्न नेशन स्टेट के इस ताने बाने में, इस जमाने में ताइवान को अब चाइना इतनी आसानी से हड़प जाएगा, ये आसान नहीं है, ये मुश्किल है। ये वो जो फिल्म का डायलॉग है ना कि ये नामुमकिन है, तो वो वाला काम है ताइवान को ले लेना। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी इस मामले में बहुत ही सीधी है कि वो ताइवान को सपोर्ट करते आए हैं और वो सपोर्ट करेंगे। तो अब 31 दिसंबर का ये जो शी जिनपिंग का भाषण है, ये अमेरिका तक पहुंचा है, डोनाल्ड ट्रंप के कानून तक भी पहुंचा है। उन्होंने भी अपना एक्शन प्लान तय किया होगा कि व्हाइट हाउस में आते ही चाइना को क्या मैसेज देना है। तो इस बार ये भी एक मसला है। इधर इजराइल की यदि हम थोड़ी सी अमेरिका के हवाले से बात चल पड़ी है, तो इजराइल इस वक्त जो है वो अपना पूरा काम कर लेना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इजराइल के पास एक ही रास्ता रहेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के विरोधी नहीं है, इजराइल का साथ हमेशा देते हैं, और ये जो रेडिकल फेनेटिसिज्म चल रहा है इजराइल के आसपास में, इसके कट्टर विरोधी हैं डोनाल्ड ट्रंप, बहुत ही मुखर विरोधी हैं। वो कह के बात करते हैं, सामने बात करते हैं। तो इजराइल के सामने
यह है कि इसराइल को शायद ये मैसेज है कि आप अपना काम कर लीजिए। अभी गाजा में जिस तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं, लेबनान में जिस तरह से शांति व्यवस्था इसराइल ने की है, वो सब काम इसराइल कर चुका है। इसराइल की अब इस साल की यदि हम बात करें तो गत वर्ष अक्टूबर से इसराइल जूझ रहा है। इसराइल के ऊपर जिस तरह से अटैक हुआ और इसके बाद इसराइल ने जिस तरह से अपनी स्टांस ली है, जिस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है और अपने दुश्मनों को एक तरह से चौंका के रखा हुआ है, रोके रखा है, तो वो इसराइल इस पूरे साल में एक विजेता की तरह से सामने आया है। और यदि हम इस साल की बात करें तो हमास के जो टॉप लीडर्स हैं उनका सफाया एक तरह से इसराइल कर पाया है। इसमें इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार जैसे जो बड़े लीडर्स थे हमास के, जो बड़े कट्टरवादी लोग थे, इनका सफाया हो चुका है। ये जो 2023 7 अक्टूबर को जो ये हमास ने हमला किया था इसराइल के ऊपर, इसके बाद से ये कार्रवाई इसराइल ने की है, जिसमें कि हिजबुल्लाह का जो नसरुल्लाह था, सबसे बड़ा लीडर था हिजबुल्लाह का, ईरान समर्थित था, उसका भी एलिमिनेशन हो गया, उसको भी एलिमिनेट कर दिया इसराइल ने। और इसके बाद अभी यदि हम देखें तो लेबनान की तरफ से भी हमले कम हो गए हैं, लेबनान को भी पाट पड़ा दिया गया है। हिजबुल्लाह का जब एक तरह से सफाया हो गया है, नसरुल्लाह जैसे लोगों का सफाया हो गया, क्योंकि लेबनान की सरकार की तरफ से अटैक नहीं थे। हाँ, ये बात अलग है कि लेबनान में सरकार के नाम पर बेसिकली ये हिजबुल्लाह के लोग काम कर रहे थे, हिजबुल्लाह ही चलाता है सरकार को वहाँ पर इसराइल के खिलाफ, और ईरान के समर्थन से ईरानी पैसा आता है। ईरान का एक हिस्सा जो पेट्रोल डॉलर का है वो इसी तरह से जाता है, वो चाहे सीरिया में बैठे हुए ईरानी लोग हों और चाहे ये हिजबुल्लाह के लोग हों। तो ये इस तरह का एक मसला है जिसमें कि इसराइल अब इस साल देखते हैं क्या होता है, लेकिन 2024 में इसराइल एक तरह से विजेता की तरह से पूरी दुनिया के सामने आया। और जहाँ तक बात हमारे दूसरे पड़ोसी देश की है, पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये बात अलग है कि पाकिस्तान चाइना के पैसे की मदद से बांग्लादेश में और नेपाल में हमारे खिलाफ बहुत बड़े ऑपरेशंस कर रहा है। बांग्लादेश में स्थिति इस वक्त यह है कि जो हिंदू समर्थित हैं या इंडिया समर्थित लोग हैं, उनकी इस वक्त ज़बरदस्त जिसको कहते हैं मौत से आई हुई बेचारों की कजा बुली हुई है, अत्याचार पे अत्याचार हो रहे हैं, उनके सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। और नेपाल में जिस तरह के ऑपरेशंस पाकिस्तान कर रहा है वो भी भारत के लिए चिंताजनक हैं। नेपाल की जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर भी बहुत चिंताजनक हालात हैं। हमारे कई ज़िले ऐसे हैं भारत के जो जहाँ बॉर्डर के इलाकों में पूरा का पूरा पट्टी जो है गाजा पट्टियाँ कई गाजा पट्टियाँ बन गई हैं वहाँ पर, कई हमास जैसे तंत्र वहाँ सक्रिय हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज भारत के सामने पाकिस्तान ने कर रखा। लेकिन पाकिस्तान की इंटरनल स्थिति की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन के ऊपर अफगानिस्तान के साथ में उलझा पड़ा है। टीटीपी ने ये काम शुरू किया, लेकिन अब अफगानिस्तान की सरकार जो है, वहाँ की तालिबानी सरकार है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गई है और पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुए हैं। इस बीते हुए साल में भी हमने देखा, हमने भी हमारे प्रोग्राम में बताया, तो वहाँ अफगान बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की स्थिति बहुत नाजुक है। लेकिन आज जो हम बात करना चाहते हैं वो ये कि पाकिस्तान के लोग अब इंटरनेट की वजह से हाय तौबा मचा रहे हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट व्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, बुरी तरह से प्रभावित हुई है, और इसके कारण यह है कि ये जो अंडर सी केबल्स होती हैं, जिनको सब सी केबल्स कहते हैं, इनका डिस्टर्बेंस पाकिस्तान को झेलना पड़ रहा है। इसका कारण ये बना है कि ये जो एशिया अफ्रीका यूरोप AAE1 नाम से जो केबल नेटवर्क है, आप हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया का 95% जो इंटरनेट का व्यवस्था है, इंटरनेट का जो संचालन है, वो समुद्री केबल्स के माध्यम से होती है। और समुद्रों में पूरी दुनिया के बीच में एक संजाल बना हुआ है, और लगभग पूरी दुनिया के देशों के अलग अलग मालिकाना हक के केबल समुद्र में पड़े हुए हैं। भारत की स्थिति इस मामले में थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है कि भारत केबल नेटवर्क का बहुत बड़ा एक तरह से क्रिस क्रॉस जिसको कहते हैं उसका बड़ा मालिक है। तो भारत के सामने एक आध केबल नेटवर्क कहीं से डिस्टर्ब भी होता है तो भारत के पास में अल्टरनेटिव व्यवस्थाएं बहुत हैं, और हमारा समुद्री क्षेत्र भी बहुत है, तो इसलिए हमारे पास ज़्यादा इफेक्ट हमारे ऊपर होता नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की कोशिशें बहुत हुई, वो हम बात करेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का ये जो नेटवर्क है कतर के पास में डिस्टर्ब हुआ है।
अब आप देखिए जरा कि पाकिस्तान को जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है कतर, उसके पास में पाकिस्तान की ये जो एशिया अफ्रीका यूरोप केबल नेटवर्क है, सबसी नेटवर्क है, ये डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार तक को कटघरे में आना पड़ा है। और वहां के टेलीकम्युनिकेशन जो मिनिस्ट्री है, वहां का जो टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन है, उसको साफ गोई देनी पड़ी है कि हम बहुत जल्द इसको सुधार लेंगे, क्योंकि यूजर्स बहुत परेशान हैं पाकिस्तान में और इंटरनेट की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। तो ये पाकिस्तान की स्थिति है। पाकिस्तान के पास बहुत रिसोर्सेज नहीं है जैसा भारत के पास में। तो पाकिस्तान की एक जगह से जो नेटवर्किंग थी केबल की, वो टूटी, इस वजह से पाकिस्तान में ये हाई तौबा मची हुई है। भारत की स्थिति ये कर दी थी पाकिस्तान ने, जो हम बताना चाह रहे थे, रेड सी में जिस तरह से ये जो यमनी जो रेबेलियंस जिसको कहते हैं, हूथी रेबेलियंस कहते हैं, या कि ये जो समुद्री लुटेरे जिनको बताया जाता है, बेसिकली सब अफवाहें हैं, सब बेकार की बातें हैं। ये इजराइल दुश्मनी में भारत के साथ में जो भी रेड सी में इस साल में आप हम सब ने देखा कि रेड सी में कई हमारे जहाज जो थे उनको हाईजैक किया गया। इजराइल के झंडे लगे हुए जहाजों को तो खैर किया ही किया गया। यूएस और भारत के साथ में भी ऐसा हुआ। वो ईरान समर्थित कुछ हिजबुल्लाह के लोग थे, कुछ ये यमनी लोग थे। अब पाकिस्तान इस मामले में पूरी तरह से साथ उनके रेड सी वालों के साथ था। ये भी आप हम सबको ध्यान रखना है, क्योंकि इजराइल के मामले में पाकिस्तान हमेशा कट्टरपंथी रहा है। पाकिस्तान वो कंट्री है जिसने कट्टरपंथ के चलते इजराइल को एज ए कंट्री आज तक मान्यता नहीं दी है। और ये बात अलग है कि अफगानिस्तान भी वो कंट्री था, जब पाकिस्तान बना था तब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को मान्यता नहीं दी थी, ब्रदरन इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद। इसका कारण यह था कि डूरन लाइन के इधर जो अंग्रेजों ने हिस्सा जोड़ दिया था, अफगानी जो बादशाहों का इलाका, उसको लेकर आज भी वो टेंशन में है अफगान की जनता। वही ताइवान वाला मसला है। चाइना के सामने जिस तरह से ताइवान का मसला है, वैसे ही अफगानी जनता के सामने डूरन लाइन के इधर वाला जो ग्रेटर इंडिया का पार्ट रहा पहले अफगानिस्तान, उसके बाद में अफगानी जो शासक थे उन्होंने इस्लाम अपना लिया, तो वो एक तरह से अलग मानने लग गए अपने आप को, अलग कल्चर में चले गए। लेकिन अंग्रेजों ने जिस तरह से डूरन लाइन का वो ये इलाका जो पेशावर के आसपास का इलाका है, ये जो इलाका है ये अफगानिस्तान से ले लिया था। तो अफगानी जनता के सामने भी ये और प्रॉमिसिंग बातें ये तालिबानी नेता करते रहते हैं। टीटीपी की जो प्रॉब्लम है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि टीटीपी ये चाहता है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने तालिबान को अफगानिस्तान में सपोर्ट करके और तालिबानी हुकूमत लाया और शरिया कानून लागू किया, और शरिया कानून की हमेशा पाकिस्तान वकालत करता रहा है और शरिया कानून लगाने वाले देशों के साथ में वो गलबैयाँ करता है, तो टीटीपी का ये कहना है कि पाकिस्तान खुद अपने देश में क्यों नहीं तालिबानी हुकूमत लाना चाहता है और शरिया कानून का पालन करवाना चाहता है। ये क्यों नहीं चाहता पाकिस्तान? ये टीटीपी की एजेंडा है टीटीपी का। तो पाकिस्तान पूरी तरह से फंसा हुआ है। पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी इस वक्त चुप हैं, क्योंकि वो बोलते हैं तो टीटीपी वाले उनको कहते हैं कि भाई आप हमारा साथ दो, क्योंकि आप तो शरिया की बात करने वाले लोग और हम शरिया की बात करते हैं। जैसे अफगानिस्तान में शरिया कानून के तहत तालिबान की सरकार बनी है, वैसे आप पाकिस्तान में भी बनवाने में हमारी मदद करो। तो मुल्ला मौलवी इस वक्त चुप है, सिट्टी पिट्टी गुम है, एकदम सन्नाटे में है। और टीटीपी से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पहले अफगानिस्तान की सरकार के साथ काम करता था, लेकिन अब वहां चूंकि तालिबान समर्थित लोग हैं, तो अलकायदा के भी लोग हैं वहां पर और खुरासान वाले लोग भी हैं, तो ये एक बड़ा चंक है जिसको कि अब पाकिस्तान के सामने बड़ी मुसीबत है। तो एक तरफ इंटरनेट की प्रॉब्लम से जूझ रहा है पाकिस्तान, और दूसरी तरफ अपने ही बनाए हुए एक नेटवर्क, एक नेट की प्रॉब्लम की वजह से पाकिस्तान जूझ रहा है। जो नेट है इस्लामिक कट्टरपंथ और इस्लामिक शरिया कानून लागू करके पूरी दुनिया पर नाफिज होना, पूरी दुनिया पर कब्जा करना, और ये जो इस्लामी शरिया है उसको एज ए ज्यूरिस्प्रूडेंस पूरी दुनिया में लागू कर देना। पाकिस्तान इस एजेंडे के साथ काम करता रहा है और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान का साथ भी देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि टीटीपी या तालिबान जैसा वो नहीं बनना चाहता है। यहाँ के जो पढ़े लिखे अमेरिकन, इंग्लैंड रिटर्न जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में बुरी तरह से इस संजाल में, इंटरनेट के संजाल में और इस तालिबानी संजाल में पाकिस्तान फंसा हुआ है। ये था आज का कार्यक्रम, आपने ज्वाइन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।